अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। मरीम नवाज ने इमरान खान उनको लाने वाले और उनकी काबीना के अरकान को एक बड़ी बददुआ दे दी है और ये काम अब बददुआओं तक पहुंच गया। तो इसका मतलब यह है कि अब सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है। मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम एक शदीद कर्ब से दो चार हैं और कर्ब यह है कि पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त पेट्रोल नहीं मिल रहा। और मरीम नवाज साहबा ने आज वो सारी एक मंजर कशी की है अपने एक ट्वीट के अंदर, जिसके अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल के हसूल के लिए जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं उनकी तस्वीर शेयर की है। और उसके साथ साथ उनका ये लिखा है कि यह है वो जिल्लत जो चंद रोज़ के इक़्तिदार के लिए इमरान खान ने कमाई है। इबरत का निशान इमरान खान, यानी उन्होंने इमरान खान को इबरत का निशान भी करार दिया और ये कहा कि इमरान खान साहब ने जब से इक़्तिदार में आए हैं तो माँ सिवाय इसके कि उनको चाहिए था कि वो अपने इस इक़्तिदार की वजह से अपने लिए कुछ नेक नामी कमाते, लेकिन कमाया क्या उन्होंने? सिर्फ़ और सिर्फ बुराई, सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद, सिर्फ़ और सिर्फ गाली। इसके अलावा इमरान खान साहब की कोई कमाई नहीं है। मरीम साहबा का ये कहना था कि लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला की ये तस्वीर सिर्फ पेट्रोल की कितारों की नहीं बल्कि आवाम के कर्ब, तकलीफ़ और बेबसी की दास्तान है। मेरी दुआ है, यह यानी यहाँ से मरीम साहबा की अब बद दुआ का आगाज़ होता है। मेरी दुआ है इन्हीं कतारों में इमरान खान, उसको मुसल्लत करने वाले और वज़रा भी खड़े हों ताकि उन्हें पता चले कि अवाम पर गुजरने वाली क़यामत क्या होती है और वो जब क़यामत उन पर टूटेगी तो उनको लग पता जाएगा। पाकिस्तान के अवाम को आटा, चीनी और अब पेट्रोल के लिए कतारों में खड़ा कर देना सिर्फ बेहिसी और नाअहली नहीं, जुल्म की इंतहा है। खल्क़े खुदा रुल रही है, तड़प रही है, मगर मजाल है ज़ालिम हुकूमत को कोई फ़र्क पड़े। एक दिन भी अवाम पर जुल्म व क़यामत ढाने वाले अब इमरान खान को अवाम की तकलीफ़ पर परेशान होते नहीं देखा। यानी मरीम साहबा का ये कहना था आज ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जो उनका मौक़िफ़ था वो हुकूमत पर तनकीद नहीं था, बल्कि जो लोगों को इस वक्त दरपेश मुश्किलात हैं उनको उजागर करना था। और इस सारे पस मंज़र के पीछे उनकी वही तकरीर है जो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर की, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन थी और साकिब निसार साहब की एक ऑडियो चल के आ गई थी सामने और उसकी एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई थी। अब उसके बाद की जो पेशरफ्त है वो नहायत ही अजीबोगरीब है। मिसाल के तौर पर अहमद नूरानी साहब ने ये ख़बर को अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस के ऊपर रिलीज़ किया। उसके साथ उन्होंने गैजेट डिस्कवरी की तरफ से पेश की गई जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो भी शेयर की। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जी मेरे पास चूँकि एविडेंस पूरे थे लिहाजा मैंने ये खबर ना सिर्फ शेयर की बल्कि साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ भी इसमें शामिल किया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के एक निजी चैनल है समा, उसने साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर से वो चंद जुमले निकाले और कहा कि जो अहमद नूरानी साहब ने वीडियो शेयर की है वो उसका जो बुनियादी तथ्य है वो इन्हीं दो तकारीर से हासिल किया गया है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी तरफ से ये बात सामने है। ख़ुद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की तरफ से एक ख़बर आज मैंने मुख्तलिफ अखबारात में शाया शुदा देखी है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है इसका फोरेंसिक करा लिया है और जिससे ये बात साबित होती है कि ये ऑडियो जली है। अब उन्होंने फोरेंसिक कहाँ से कराया, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, इसकी किसी किस्म की कोई तफसीलात अवेलेबल नहीं। फिर चंद और शख्सियात हैं, अज़हर सदीक साहब हैं, एक वकील हैं, वकला तहरीक के अंदर खासी उन्होंने शोहरत कमाई थी और उन जैसे कुछ और साथियों ने ये जो ऑडियो है इसके बारे में ये दावा किया है कि इस ऑडियो की हमने भी दो जगह से फोरेंसिक करा ली है, एक लंदन से कराई है और एक और जगह से कराई है और ये दोनों रिपोर्ट्स भी जल्द आ जाएंगी। लेकिन इब्तदाई इतलात के अंदर ये बात साबित हो रही है कि जनाब ये ऑडियो जाली है। यानी कि अब इस बात की लड़ाई हो रही है कि ऑडियो असली है, ऑडियो जाली है, कतई नज़र इस बात से कि हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए, देखा जाए कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो जिस वक्त पनामा आया, पनामा आने के बाद जो बुनियादी हदफ था वो नवाज शरीफ साहब थे और उनकी हुकूमत थी। और हुआ भी ऐसे कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि उनकी हुकूमत दोनों को टारगेट किया गया और इस तरह लग रहा था जैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने के लिए कोई शख्सियत ऐसी बैठी है जिसके हाथ में रिमोट है और वो रिमोट के बटन दबाई चले जा रहे हैं और उस रिमोट एक्शंस जो हैं उसके नतीजे में वो वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। अब मनसूबाबंदी हो रही थी और उस मनसूबाबंदी का जो तसलसल है वो वाक़यात के साथ इस तरीके से जोड़ा था जैसे एक पूरा सीक्वेंस ना सिर्फ प्लान किया गया बल्कि उसको नहायत महारत के साथ एग्जीक्यूट किया गया। अब अगर इस सारे प्लान को एक नहायत महारत के साथ एग्जीक्यूट करना हो तो यकीनी तौर पर उसके पीछे मेहनत होती है और ये वही मेहनत होती है जिसका इजहार शौकत सदीकी साहब ने अपनी टेस्टमनी में किया, जिसमें उनका ये कहना था कि जो शख्सियत मुझसे मिलने आई थी उसने कहा था इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
इस तरह लगता है मतलब ये तो मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद ही अपने बारे में एक रायमा को डेवलप किया, अपनी ही हुकूमत को घर भेजा और ख़ुद भी घर चले गए, और ना सिर्फ घर चले गए बल्कि अपनी पार्टी को भी इलेक्शन से आउट करा दिया। लेकिन जो हमारे सामने जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उसके जो स्याको सबाक है वो बिल्कुल ऐसे तरीके से ही मिलता है। यानी नवाज शरीफ साहब पहले घर जाते हैं, उनको नाअहल करार दिया जाता है, उनकी बेटी को नाअहल करार दिया जाता है, फिर उनकी हुकूमत ख़त्म होती है, अपनी आइनी मुद्दत जो शाहिद खाकान साहब की थी वो आइनी मुद्दत ख़त्म होती है। उसके बाद एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आती है, जो दूसरी पार्टी आती है वो इमरान खान साहब की पार्टी होती है। और ये जो सारा मामला चल रहा था ये हवा में नहीं चल रहा था, खला में नहीं चल रहा था, किसी को खलाई मखलूक ये नहीं ज़मीनी मखलूक ही थी, हम उसको बेशक खलाई मखलूक हैं, लेकिन इस सारे एपिसोड्स के कुछ गवाह भी हैं और ये गवाहियाँ हमारे सामने एक के बाद एक करके आती चली जा रही हैं और ये गवाहियाँ तारीख़ का हिस्सा बनती चली जा रही हैं। कुछ गवाहियाँ ऐसी हैं जो आ गई हैं और कुछ गवाहियाँ ऐसी हैं जो आने वाली हैं, और जो गवाहियाँ आने वाली हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती हैं और उसके नतीजे के अंदर हमारा जो निज़ाम अदल है ये कटहरे में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जवेद लतीफ़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा के जो शौहर हैं कैप्टन सफदर साहब, दोनों की तरफ से एक बात सामने आई है, जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से सामने आई कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम वो वीडियोज़ भी ले आए मंजर आम पर जो हम नहीं लाना चाहते। और इससे मिलती जुलती बात की है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने। कैप्टन साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो किसी हद तक नाशाइस्ता हैं, कोई बंदा पूल में गिरा हुआ है, कोई बाथरूम में उल्टा हुआ है, कोई किसी तरीके से गिरा पड़ा है, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो इस किस्म के हालात और इस किस्म की जो सूरत हाल है वहाँ की जो अक्सबंदी है यकीनी तौर पर वो हमारे पूरे के पूरे सियासी ढांचे के ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा करेगी। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए इस वक्त जो वाहिद रास्ता है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे हम जा नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि जो लोग प्रोजेक्ट इमरान खान को लेके आए थे, जिनकी तरफ मरीम साहबा ने अपनी ट्वीट में इशारा दिया कि इमरान खान उनको लाने वाले और उनकी काबीना के अरकान तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं। अब जब ये हम जिम्मेदारी को फिक्स कर देते हैं 3-4 जगहों पर तो उसके नतीजे के अंदर जो उसका जो हम ये कह सकते हैं जो उसका साइज़ है एक्शन का वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब मरीम साहबा अपने इस ट्वीट के अंदर एक जानिब तो अवाम की मुश्किलात को उजागर कर रही हैं और दूसरी जानिब इस बात का भी इजहार कर रही हैं कि ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो यहाँ पे आके काम करे। लेकिन ऐसा फ्रेमवर्क हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट कमीशन, जिसका मुतालबा किया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि एक इंडिपेंडेंट ट्रुथ कमीशन बनाया जाए जो इस सारे वाक़े की जाँच करे और जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट की रोशनी में आगे कार्रवाई की जाए। ऐसा करना इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मरीम साहबा ने इस्लामाबाद के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो आग लगाई थी, यानी ये जो अदलिया के ऊपर जो उन्होंने तनकीद की थी, उसके हमें बैकलैशेस कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन और कुछ ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जनाब ये मामला इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। अब होता क्या, अब अगर हम देखें तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो एक इंतकामी कार्रवाइयों का जो मंबा है, जो मरकज़ है, वो है नैब। अब नैब को पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा फोरम है वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ी कमेटी है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो चेयरमैन नैब हैं उनको किया सम्मन, उनको कहा कि जनाब आप ज़ाती तौर पर पेश हों, अगर आप पेश नहीं होंगे तो हम आपके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, जिस पर जो चेयरमैन नैब हैं वो हो गए बहुत ज़्यादा बरहम। और उन्होंने कहा जनाब काम भी हम करें, गालियाँ भी हम करें, बुरा भला भी हम करें, ये कौन सा तरीक़ाकार है। हम पे ये एतराज़ लगाया जाता है कि जनाब हमने तकरीबन 550 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए हैं, लेकिन हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब ख़जाने के अंदर 8 अरब रुपए है, कोई हमसे तो पूछे, भाई आपको पूछने के लिए बुला रहे हैं। खैर उनका ये कहना था कि ये जो सारी के सारे हमने वहाँ पे जो रिकवरीज शो की हैं ये कैश की शक्ल में नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ज़मीनें हैं, कुछ ज़रई ज़मीनें हैं, कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ बंगले हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ जो हमारे पास रिकवरी आई हैं वो रिकवरियाँ हमने जो मुतासरीन हैं उनको वापस भी की हैं। लिहाजा हमने तो जो रिकवर करके जो हकदार था वो हमने दे दिया, और जो कुछ अपना हिस्सा था वो हमने ले लिया, क्योंकि नैब कानून के मुताबिक जो नैब रिकवरी करती है उसका कुछ परसेंटेज, मेरा ख्याल है शायद 12% है या 10% है, वो नैब के जो रिकवरी करने वाले अफसरान हैं उनको बतौर इनाम दिया जाता है। अब चेयरमैन नैब साहब ने अपने आप को बचाने के लिए बड़ा तफसीली रद्दमल दिया। फिर उनका ये भी कहना था कि रबड़ी वाला, फलूदे वाला, फलाना, मनी लॉन्ड्रिंग के ना सिर्फ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं, और अगर
हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझती है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्त दे और देखे फिर नैब कैसे साबित करता है। और नैब ने क्या साबित करना है? अदालत मांगती है कि चालान पेश करें, हम चालान पेश नहीं करते। अदालत कहती है कि जनाब एविडेंस दें, हमारे पास एविडेंस नहीं। अदालत कहती है गवाह पेश करें, हमारे गवाह अदालत में जाके मुकर जाते हैं। नैब की हालत तो ये है और उसके ऊपर हम इतने बुलंद बांग दावे करें तो बड़ा अजीब सी सूरत हाल है। अब चेयरमैन नैब ने जवाब दिया पीएसी को, यानी राना तनवीर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर हैं, वो हेड करते हैं पीएसी को। लेकिन जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, इनको जवाब देते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसफ यानी मुनसफ आला यानी अदालत उज़्मा के चीफ जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब। और गुलजार साहब इस्तफसार करते हैं कि रियासत क्या कर रही है, क्या रियासत भी यार मददगार हो चुकी है, नैब क्या कर रहा है, इन्हें जेलों में क्यों नहीं डालते। मामला था कि इस वक्त कराची के अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो 10-10 साल के सैकड़ों के हवाले से जो 10-10 साल से ज़ेर इल्तवा हैं और ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। और आपको पता है कि कराची के मामला पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा टची रहते हैं, लिहाजा उन्होंने इसके हवाले से केस की समाअत की और इसके अंदर ये वाले उन्होंने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि पार्क, मस्जिद, अराजी की अलाटमेंट कैंसिल क्यों नहीं करते, मस्जिद और स्कूल सारे प्लॉट बेच दिए हैं। और उन्होंने कहा जनाब 32 प्लाटों का मामला 10 साल से चल रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है और नैब वाले तो सिर्फ बातें करते हैं, काम का इनको पता कोई नहीं है। लेआउट का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, नैब क्या आसमान से उतरा है। यानी जो नैब की कारकर्दगी है उससे खुद हमारी जो अदालत उज़्मा है वो भी मुत्तफिक नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब चेयरमैन नैब ये कहेंगे कि जनाब मैं और मेरा इदारा तो हम तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पीएसी की तरफ से भी उन पर एतराज़ आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी उन पर एतराज़ आता है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी जब एतराज़ आता है तो फिर जवाब कोई नहीं रहता। अब चूँकि ये मामला अदालतों के साथ ऐसे जुड़ चुके हैं जहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, तो इसी हवाले से उमर चीमा साहब की भी आज एक स्टोरी है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का और 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हैं जहाँ पर एक ऐसा तजाद सामने आता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में और एक प्रॉपर्टी है कराची में। कराची की प्रॉपर्टी है, उसका नाम है नस्ला टावर, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने मिसमार करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जनाब इसको गिराओ, हर हालत में गिराओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जनवरी 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब, अब साकिब निसार साहब दोबारा आ गए, एंट्री आ रही है उनकी। साकिब निसार साहब ने एक उनकी सरबराही में बेंच था, 3 रुकनी बेंच, और उस बेंच ने ग्रैंड हयात होटल की लीज को बहाल किया जिसको सीडीए ने कवायद के खिलाफ करार देकर फारग कर दिया था। अब हुआ ये था कि ये वाली जो ज़मीन थी ये अलॉट की गई थी BNP, ये एक कंपनी है उसको, और उसके लिए यहाँ पे ये था कि उन्होंने यहाँ पर एक होटल तमीर करना था ताकि कोई कमर्शियल थी उसको कमर्शियल उसके पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन यहाँ पर लग्जरी होटल्स लग्जरी फ्लैट्स बनाकर सेल कर दिए गए। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस एरिए के आला तरीन एरिया है ये इस्लामाबाद का, वहाँ पर जिन शख्सियात को फ्लैट्स अलॉट हुए या फ्लैट्स जिनको मिले उनमें से एक शख्स हैं जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं यानी इमरान खान साहब, दूसरा साकिब चीफ जस्टिस हैं नासिरुल मुल्क साहब, और दीगर अहम शख्सियात यहाँ पर शामिल हैं। और ये जिस शख्स की मिल्कियत है यानी ये पूरे के पूरा फ्लैट्स ये हैं अब्दुल हफीज़ पाशा साहब जो वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा, इस समाअत के दौरान साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस कंपनी पर 18 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद किया था और साथ कहा था कि हम गिराएंगे नहीं, ये जुर्माना वसूल करेंगे, लेकिन जुर्माना कैसे वसूल करेंगे इस हवाले से किसी को कुछ नहीं पता। लिहाजा ये गुजर गया 3 साल, लेकिन ना कोई कार्रवाई हुई, ना ये फ्लैट गिरे, ना जुर्माना वसूल हुआ। दूसरी जानिब नस्ला टावर का मामला आता है सामने और 15 मंजिला नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया जाता है और ये हुक्म दिया जाता है कि फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स के ख़रीदारों को रकम रिफ़ंड की जाए। जबकि पीछे वाला जो साकिब निसार साहब वाला केस था उसके अंदर साकिब निसार कहते हैं कि यार पूरे का पूरा इस्लामाबाद ही गैर कानूनी बना, क्या हम पूरे का पूरा इस्लामाबाद गिरा दें। उन्होंने कहा जिस एरिया के आप जिक्र करें वहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग भी है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, क्या पार्लियामेंट को भी गिरा दें, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी गिरा दें। जो बिल्डिंग्स बन चुकी है जहाँ पे अब लोग रहने शुरू हो गए हैं तो उसको गिराना तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद वही अदालत और उसी अदालत के एक और चीफ जस्टिस जो फैसला देते हैं वो बिल्कुल उस फैसले के खिलाफ है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार का फैसला दुरुस्त था या चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला दुरुस्त था। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो
अजीबोगरीब है। अच्छा, मुझे याद आया अभी जब मैंने साकिब निसार साहब का जिक्र किया, वो जो ऑडियो की फोरेंसिक वाला मामला चल रहा था, तो सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब की अहलिया मोहतरमा अमरीन फातिमा साहबा पर कल रात को हो गया है एक हमला। और आपको पता है कि ये यहाँ पर ऐसी कोई भी जो वाक़या है उसका ताने बने जोड़े जाते हैं, और मोहतरमा अमरीन फातिमा साहबा ने भी इसको रिपोर्ट भी कर दिया, क्योंकि कल रात 10 बजे वो अपने बच्चों के साथ गाड़ी में जा रही थी। उनके बकौल के 2 बंदे आए, उन्होंने आके गाड़ी को रोका और वो जो लाठियाँ मार के गाड़ी की विंड स्क्रीन और दीगर शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से उनको खासी इस पर वो है खौफ की फ़ज़ात आ रही है, थोड़ी सी सरासीमगी है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, जो बहू बहनें बेटियां हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं, और ख़वातीन को ज़ाती लड़ाई के अंदर, सियासी लड़ाइयों के अंदर घसीट के लाना, अगरचे अमरीन साहब अभी जर्नलिस्ट हैं, घसीट के लाना वो नामुनासिब हरकत है, और ये ऐसी नामुनासिब हरकतें नहीं होनी चाहिए। अब साकिब निसार साहब का जिक्र है तो एक और ख़बर मुझे याद आ गई। हमारे दोस्त हैं नईम हनीफ साहब, जो समा टीवी के अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया समा टीवी एज ब्यूरो चीफ, और उनकी बातचीत हुई है साकिब निसार साहब के साथ। ये उनकी जो खबर है ये उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसके अंदर जो साकिब निसार साहब हैं वो ये कहते हैं कि जनाब नून लीग ने जाली ऑडियो जारी की है, फिर खिफत मिटाने के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, और माजी में भी ये ऐसे हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये सारा जो मामला है ये इसका जो पस मंज़र है ये सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया को दबाव में लाना है। लेकिन मेरी इतलात हैं कुछ इस किस्म की कि साकिब निसार साहब ने जब कैमरा ऑफ हो गया और जब कुछ जिसे हम कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत पर भी कुछ तनकीद की। उनका यार इन्होंने तो काम ही करना नहीं आता है, तो बड़े नाहिल नकम्मे नखट्टू से लोग आ गए हैं, इनको समझ ही नहीं आती कि हमने काम कैसे करना है, कैसे आगे मुल्क को चलाना है। बोंगियाँ मारते रहते हैं ये, और इनकी बोंगियों का कीमत हम जैसे लोगों को भी चुकाना पड़ती है। साकिब साहब सिर्फ आपको नहीं चुकानी पड़ती, यहाँ पे इनकी बोंगियों की कीमत हम सब चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने वाले, जिसका हिस्सा मुबैना तौर पर आप भी हैं, ये कब इस बात का इज़हार करते हैं कि हमने ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था ये हमारा एक गलत फ़ैसला था, और इस गलत फ़ैसले को सुधारा कैसे जाएगा, ये है एक अहम सवाल है। देखें इस सवाल का जवाब कब मिलता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।